तो चीन फिर भारत की दोस्ती वाली दावतें खाकर अदावत कर बैठा है। सिक्किम में फिलहाल दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने हैं और दोनों देशों की सरकार अपने अपने रुख पर अटल। 62 की जंग तो भारत हार गया था, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उसके बाद 2 बार भारतीय सेना चीन को उसकी औकात दिखा चुकी है। देखिए कब और कैसे। चीन का चाल, चेहरा और चरित्र साम्राज्यवादी ही है। आए दिन अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए चीन पड़ोसी देशों के साथ तनाव के हालात खड़े कर देता है। एक ओर तो चीन भारत गणराज्य की सरकार के साथ दोस्ती का झूला झूलता है, दूसरी ओर भारत से सटी सीमाओं पर उसके फौजी अपने पांव पसारना चाहते हैं। भारत के साथ चीन का पुराना विवादित नाता है, जो कभी दोस्ती तो कभी तकरार की गाड़ी पर सवार रहता है और हर बार तकरार की वजह बनता सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। फिलहाल सिक्किम में सीमा को लेकर भारत चीन का विवाद गहराया हुआ है। इस हालिया विवाद की शुरुआत तब हुई जब 6 जून को सिक्किम सेक्टर के लालटेन चौकी के करीब चीनी सेना ने 2 भारतीय बंकर गिरा दिए थे। लेकिन फिलहाल विवाद की जड़ बना हुआ है डोका ला पठार। इस इलाके में चीन के सड़क बनाने की कोशिशों का भारत विरोध करता है। डोका ला भूटान में है और ये इलाका उस जगह पर है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। इस इलाके में सड़क बनाने का भूटान के साथ ही भारत भी विरोध कर रहा है। इस इलाके में चीन के सड़क बनाने का मतलब है सामरिक लिहाज से चीन की दखलंदाजी का बढ़ जाना, क्योंकि यह हिस्सा भारत, चीन और भूटान का सीमाई तिराहा है। सिक्किम से सटे इस इलाके में चीन की गतिविधियों के विरोध में भारतीय सेना ने भी सिक्किम के डोंगलांग में डेरा डाल दिया है और सरकारी तनातनी दोनों ओर से जारी है। चीन युद्ध की धमकी दे रहा है तो भारत नसीहत कि अब 62 को भूल जाओ। India's position are groundless. As to Doklam belongs to Bhutan, we have strong evidence to prove that Doklam belongs to China. The Indian border troops pull back to the Indian side of the boundary. भारत के रक्षा मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक और भारत के तमाम नेता तक चीन को चेतावनी दे चुके हैं कि भारत अब चीन की युद्ध की धमकी से डरने वाला नहीं है। 1962 में भले चीन भारत से मजबूत स्थिति में था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत जो है हमेशा पीस चाहता है, शांति चाहता है और वो हर संधि का सम्मान भी करता है। मगर अब भारत 1962 का भारत नहीं है, ये 2017 का भारत है। एक उभरती हुई शक्ति नहीं, वो उभरी हुई शक्ति अब विश्व में है भारत, और इसलिए वो इस तरह की अब जो धमकी देने वाले बयानबाजी हैं चाइना को नहीं करना चाहिए। चीन की धमकियां अब भारत पर असर नहीं करने वाली। समय बदल चुका है और देश की सरकार की नीतियां भी। फिलहाल राजनयिक स्तर पर बात हो रही है, लेकिन 62 की लड़ाई के बाद 2 बार ऐसा भी हुआ कि भारतीय सेना ने चीनियों को धूल चटा दी थी। हथियारों से चीन की सेना को माकूल जवाब दिया गया था। भारतीय सेना 1962 में चीन के साथ हुई जंग तो हार चुकी थी, मगर उसके बाद 1967 में नाथुला के संघर्ष और 1987 में सोमदरांगचू के टकराव में हर बार चीन की सेना ने ही मुंह की खाई। इसमें एक रोचक बिंदु 7 के अंक का भी है। 1967 और 1987 के बाद दोनों मुल्कों के बीच अब तक का सबसे बड़ा सीमा तनाव डोकलाम के इलाके में 2017 में सामने आ रहा है। चीन के साथ अब 2017 का विवाद। पहले 1967 में भारत ने चटाई धूल, फिर 1987 में भारतीय सेना ने छकाया, फिर 7 के फेर में फंसा चीन। 7 के इस फेर को समझने के लिए आपको आधी सदी यानी 50 साल पीछे जाना होगा।
वो 11 सितंबर 1967 का दिन था। अचानक चीन ने सिक्किम तिब्बत सीमा पर हमला बोल दिया। चीन की कोशिश थी कि वो किसी भी तरह से भारतीय सीमा को पार कर जाए। भारी मोर्टार के हमले के बीच 4-5 दिन तक लगातार चीन यही कोशिश करता रहा, लेकिन चौकस भारतीय जवान चीन के हमले को नाकाम करते रहे। 15 सितंबर को संघर्ष विराम हो गया और गोलीबारी थम गई। 11 सितंबर 1967 को शुरू हुई गोलीबारी तो 5 दिन में थम गई, लेकिन भारतीय सेना को शक था कि चीन कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। इसलिए हमारे जवान लगातार सतर्क रहे। जैसा जवानों ने सोचा था, हुआ भी ठीक वैसा भी। 1 अक्टूबर 1967, नाथुला, चोला दर्रा। चीन की सेना ने सितंबर का संघर्ष विराम तोड़ने के बाद इस जगह को निशाना बनाया। दरअसल सर्दियां शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फुट ऊंचे चोला पास पर बनी अपनी चौकियों को खाली कर देती थी। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी। चीन ने 1 अक्टूबर का हमला यही सोचकर किया था कि चौकियां खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा को भांपते हुए हमारी सेना ने सर्दियों में भी उन चौकियों को खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। चोला चीन जो है चाहता था कि हिंदुस्तान की फोर्स चोला से हट जाए। वो हाइट्स हमारे पास थी, चीन की फोर्स सामने थी, तो चीन की फोर्स बार बार कोशिश करती थी, जैसे इंच बाय इंच, यार्ड बाय यार्ड उस ज़मीन को खाने की कोशिश कर। उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान ने वहाँ फेंस लगानी शुरू की। भारत और चीन के बीच नाथुला और चोला के इलाके में सीमा संघर्ष की शुरुआत सीमा पर बाड़ लगाने के काम से शुरू हुई थी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को रोकने के लिए चीन ने गोलीबारी की, मगर जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भारी तोपखाने के इस्तेमाल से भी हिचक नहीं दिखाई। इस कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे 17वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सागत सिंह। नतीजा ये हुआ कि चीन ने न केवल भारी सैनिक नुकसान उठाया, बल्कि सीमा के इलाके में आज भी ये बाढ़ देखी जा सकती है। इस दौरान बाढ़ लगाने के काम को रोकने के लिए चीन ने लगातार कोशिशें जारी रखी, लेकिन मेजर जनरल सागत सिंह की अगुवाई में 18 राजपूत, 2 ग्रेनेडियर्स और पायनियर इंजीनियर्स की एक पलटन ने बाढ़ लगाने के काम को अंजाम दे दिया। वो एरिया फ्लैट है, तो अगर हम समझते हैं भारत की एरिया है तो हम चाहेंगे उसके आगे एक तार लगा, ताकि कल वो आके ना बैठ जाएं या बंकर ना लगा लें, जिस पे चाइनीज़ को एतराज़ था। लेकिन भारत ने बोला तो हमारा एरिया, हम तार लगाएंगे इधर, जिस पर चाइनीज़ ने फिर अटैक किया। कहा जाता है कि 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीन की पूरी ताकत को नाकाम कर दिया था। लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उस समय हथियार नहीं थे हमारे पास। फोर्सेज जब फेंस लगा रही थी तो उन्होंने अचानक फायर खोल दिया, जिसमें सीओ कर्नल एक कंपनी कमांडर और लगभग 70 से 80 हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि हम डोमिनेटिंग हाइट्स पर थे तो हमने जवाबी कार्रवाई में तोपखाना इस्तेमाल किया। इन सभी बहादुर अफसरों और जवानों के बारे में बताया जाता है कि जब लड़ाई के दौरान गोलियां खत्म हो गई तो इन सभी ने अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों और जवानों को मौत के घाट उतार दिया। चीन के साथ नाथुला और चोला दर्रे पर यह लड़ाई 1 से 10 अक्टूबर तक चली। हमारी सेना ने पूरी ताकत लगाकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगातार हमले किए गए। चीन को इस लड़ाई में करारी हार मिली थी। इस लड़ाई में भारत ने अपने 88 जवानों को खोया, तो चीन के 340 जवान मारे गए और 450 घायल हुए। इसके कमांडिंग अफसर कर्नल राय थे। वो खुद आगे थे। जब हम तार लगाने की कोशिश, जब हम गए, वो फ्रंट में थे और उनको भी बर्स्ट लगी थी, उनको महावीर चक्र भी मिला था। नाथुला और चोला के इलाके में हुआ संघर्ष चीन की सेना को सबक सिखाने में कारगर साबित हुआ। 1967 के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अपनी हद जताने के लिए भारत और चीन की सेनाएं यूं तो कई बार आमने सामने आई, मगर चीनी सेना गोलीबारी की हिमाकत कभी नहीं कर पाई। 1967 में लड़ी गई इस लड़ाई के बाद ही भारतीय सेना ने चीन को सिक्किम क्षेत्र में पूरी तरह खदेड़ दिया था। एक एक चीनी सैनिक से सिक्किम को खाली करा लिया गया
उसके बाद से सिक्किम भारत में शामिल हो गया। लेकिन सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिलने में थोड़ा वक्त लग गया। साल 1975 में जाकर सिक्किम को राज्य का दर्जा हासिल हुआ। फिलहाल ताजा विवाद इसी सिक्किम राज्य की सीमा से जुड़ा है, जहां डोकाला में बैठा चीन हमले की धमकी दे रहा है। लगता है चीन 1967 को बराबर याद कर रहा है, लेकिन एक और बार चीन को इसी तरह भारत की सेना छका चुकी है और वीरता की ये कहानी शुरू होती है साल 1986 में। 1967 में भी मुंह की खाने के बाद चीन को चैन नहीं आया। सीमा पर चीन अपनी हद बढ़ाने की कोशिश में जुटा रहा और 20 साल बाद और मुठभेड़ चीन को चित करने वाली थी, जिसकी बुनियाद 1986 में चीन की ओर से रखी जानी शुरू हो गई थी। इस टकराव पर चीन ने कहा है कि भारत को इतिहास का सबक नहीं भूलना चाहिए, पर लगता है कि चीन भी कुछ भूल गया है। 1986-87 में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन में पीएलओ को हिला दिया था। इस संघर्ष की शुरुआत तवांग के उत्तर में समदोरांग चू रीजन से 1986 में हुई थी। बुमला वगैरह पास जहाँ बॉर्डर है, फिर उसके नीचे मोनेस्ट्री है हमारी तवांग की, फिर तवांग चो नाला है, तो इसके बीच में शायद मोनेस्ट्री के ईस्ट में ये इलाका था, वो भी डिस्प्यूटेड था। दरअसल 1987 की झड़प की शुरुआत नामका चू से हुई थी। भारतीय फौजें नामका चू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक आईबी टीम समदोरांग चू में पहुंच गई। ये जगह न्यामजंग चू के दूसरे किनारे पर है। समदोरांग चू और नामका चू दोनों नाले इस उत्तर से दक्षिण को बढ़ने वाली न्यामजंग चू नदी में गिरते हैं। इनमें पहला पूर्व दिशा से और दूसरा पश्चिम से। 1985 में टीम यहां पूरी गर्मियों में डेरा डाले रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में पहुंचे तो यहां चीनी फौजें मौजूद थी। वहाँ भी वो अपने ग्रेजियर्स को, अपने शेपर्ड्स को लेके आ गया और उसने टेंट्स वेंट्स गाड़ लिए, लगा लिए और कहा कि मेरी ज़मीन है। कुछ दिन तक स्टैंड ऑफ होता रहा, उनको समझाया गया, धमकाया गया, बताया गया कि भाई हमारी ज़मीन में निकली है। 2017 की ही तरह 1987 में भी चीन और भारत की सेना आंख में आंख डाले आमने सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार चीन को करारा जवाब मिलने वाला था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन तैयार किया, जिसका मकसद था सेना को बहुत तेजी से सरहद पर पहुंचाना। तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए जनरल सुंदर जी ने जेमिथांग नाम की जगह पर एक ब्रिगेड को एयरलैंड कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स को रूस से मिले हैवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारतीय सेना ने हाथुंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाल ली, जहां से समदोरांग चू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। 1962 में चीन ने ऊंची जगह पर डेरा डाला था। इस बार भारत की बारी थी। चीन ने भी इस बार अपनी सेना को भेजने के लिए कोशिशें तेज कर दी थी। जनरल सुंदर जी की रणनीति अभी चीन को और चौंकाने वाली थी। भारतीय सैनिक दस्तों को एयरड्रॉप करने के साथ ही ऑपरेशन फाल्कन के तहत भारतीय सेना ने लद्दाख के देमचौक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक भी तैनात कर दिए। भारत की इस आक्रामक कार्रवाई ने चीन को चौंका दिया और उसके बाद 15 नवंबर को हुई फ्लैग मीटिंग में शांति की पहल हुई। चीन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत लद्दाख से लेकर सिक्किम तक रणनीतिक चाल बिछाकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। वो तेजपुर कोर हेडक्वार्टर में गए भी थे, तो उन्होंने वर्कआउट किया था कि हमको फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए इतने म्यूल चाहिए। तो सुंदर जी एक बड़े फॉरवर्ड लुकिंग बोलते, म्यूल की नहीं बात, हेलीकॉप्टर बताओ कितने चाहिए। हेलीकॉप्टर से वो, क्योंकि टाइम हमेशा प्रीमियम होता है, उससे पहले अगर चाइनीज़ वहाँ बैठ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा उनको उखाड़ना। तो हेलीकॉप्टर से ब्रिगेड को फॉरवर्ड मूवमेंट किया गया था। जनरल सुंदर जी के ऑपरेशन फाल्कन ने चीन को उसकी औकात दिखा दी थी।